गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सॉइल वाटर रिलेशनशिप पूरा कंप्लीट किया था, और जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया था, होप सो आपने उन सभी क्वेश्चंस को किया होगा। कल हम जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा, और जितना पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करिए। साथ में बिल्डिंग मटेरियल की जो क्लास है वो चल रही है रोजाना रात को 8 बजे यूट्यूब पर। वहाँ से भी आप कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि क्या है कि ऐप के अंदर भी क्लास होगी बिल्डिंग मटेरियल की, लेकिन यदि आप उसको अभी से रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आ रही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपके पास सॉइल कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ आपका बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। जितनी जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उतना रिवीजन में आसानी होती है। वरना ऐसा ना हो कि एग्जाम से एक दिन, एक महीने पहले, या एक महीने पहले तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, 10 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे रिवाइज करूँ, कैसे करूँ कंप्लीट। तो कम से कम एटलीस्ट एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए प्री के एग्जाम से, क्योंकि फिर आपका रिवीजन होता है, फिर आप टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, उन सब के लिए टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम के लिए मैंने एक सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और एक सब्जेक्ट पैरेलली यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आपको डबल फायदा होगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको डबल फायदा ही होगा, यहाँ अलग चल रहा है, वहाँ अलग चल रहा है, तो तीनों चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी करनी। और भी जो वहाँ चल रहा है वो यहाँ भी होगा, ठीक है, और अच्छे से भी होगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बट आप इतने तो अटेंटिव हो सकते हैं कि चीज़ों को अपने आप कर सकते हैं, जल्दी करने के चक्कर में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो क्या है कि सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको समझना है कि सॉइल क्लासिफिकेशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि सॉइल का क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। सॉइल के क्लासिफिकेशन की जरूरत का पड़ने का मेन कारण ये है कि जिन सॉइल का आइडेंटिकल बिहेवियर है उन सॉइल को आप एक ग्रुप में रखो, जिनका आइडेंटिकल बिहेवियर नहीं है उन सॉइल को आप अलग ग्रुप में रखिए। इसीलिए कहते हैं, इसलिए हम आपकी सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉइल क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग, मतलब क्या, अलग अलग करना, सॉर्टिंग द सॉइल ग्रुप एंड शोइंग द आइडेंटिकल बिहेवियर। जो सॉइल एक जैसी है उनको एक ग्रुप में रखो, जो सॉइल अलग ग्रुप की है उसको अलग ग्रुप में रखो। जैसे आपको पता है कि जो सैंडी सॉइल है, सैंडी है, और ग्रेवल सॉइल है, ये दोनों सॉइल क्या है मेरे पास, इन दोनों सॉइल की आइडेंटिकल बिहेवियर ऐसा है कि दोनों ही आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है। ऐसे बोल सकते हैं इनको, कोहेजन लेस सॉइल है। ये दोनों ही आपके पास क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। अब यदि कल को मैं सिल्ट और क्ले की बात करूं, कल को मैं सिल्ट एंड क्ले की बात करूं, तो इन सॉइल का जो बिहेवियर है वो एक अलग है। क्या, ये फाइन ग्रेन सॉइल है, इनके अंदर फाइनेस होगी, ये आपकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ये आपकी फाइन ग्रेन सॉइल। तो इनको एक ग्रुप पे रखो। इसीलिए हम सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई सिल्ट क्ले का एक तरह से करना आप क्लासिफिकेशन, फिर सैंड्स ग्रेवल जो आएंगे उनका एक तरह से आपको बिहेवियर को चेक करना है। अब सबसे पहले जो सॉइल को क्लासिफाई करते हैं वो हम HRB के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये HRB क्या है मेरे पास, HRB इज अ हाईवे रिसर्च बोर्ड जो सॉइल को क्लासिफाई करता है। सॉइल को जो क्लासिफाई करता है ये दो तरह से करता है। कैसे, एक तो जो आपने पढ़ा था ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पढ़ा था GSD कर्व, जो आपने GSD कर्व पढ़ा था उस पे। और दूसरा, प्लास्टिसिटी क्या है सॉइल की, सॉइल का IP क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, सॉइल की WP क्या है, इनके रिस्पेक्ट में जो चेक करता है उसी को हम HRB के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबसे पहले डिजाइन किया गया, इंडिया के अंदर हाईवे रिसर्च बोर्ड बनाया गया,
वहां पे आपकी सॉइल को क्लासिफाई किया गया। क्यों? कल को आप पेमेंट बनाएंगे, कल को आप एम्बैंकमेंट बनाएंगे, कल को आप रोड बनाएंगे, इन सबको जब भी आप बनाते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसके नीचे की जो सॉइल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्या उस सॉइल के अंदर कॉम्पैक्शन इजीली हो पा रहा है, या ये टाइम ले रहा है कॉम्पैक्शन करने के लिए, कंसोलिडेशन तो नहीं हो रहा है। इन सबको चेक करने के लिए हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब हम डिजाइन करते हैं सॉइल को, पेमेंट को, इन सब के केस में आपको सॉइल को क्लासिफाई करना पड़ेगा। इन्होंने सॉइल को जो क्लासिफाई किया वो 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे करके इन सभी पार्ट में क्लासिफाई किया। ये जो A1 A2 A3 है ये आपके सॉइल की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है। जितना सॉइल का जो का पार्ट छोटा होगा, जैसे A1 की हम बात करें, A1 से A8 आप जाते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है सॉइल की वो रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। मैं कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं? मैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपके सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब किया जाता है। शेयर स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे जैसे आप A1 से A8 की तरफ जाएंगे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि A1 की जो क्वालिटी है वो बेटर होती है A2 से, और A2 की क्वालिटी आपके A3 से ज्यादा होती है, और ये आगे जाके चलता जाता है जैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप A8 या A7 पे आते हैं, A8 या फिर A7 पे आते हैं, सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। कौन सी सॉइल ऐसी होती है जिनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है? वैसे तो आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ा है। जो A8 है ये डार्क इन कलर की होती है। कौन सी सॉइल आपकी डार्क इन कलर की होती है? तो ये सॉइल आपकी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होंगी। कौन सी होंगी? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं ये आपकी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है A8 वाली। ठीक है, ऑर्गेनिक कौन सी हो सकती है? पीट हो गया, मक हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपकी ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर आते हैं। यदि मैं A7 की तरफ जाऊं तो यहां पे भी सॉइल की प्रॉपर्टी वो होगी जो आपके इंजीनियरिंग पर्पस के लिए अच्छी ना हो, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल ये क्या होती है? ये आपकी A7 में आती है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो HRB पढ़ा, हाईवे रिसर्च बोर्ड पे काम किया और चेक किया कि जो सॉइल आपके पास है उसका ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बना, और कैसे हमने इसकी प्लास्टिसिटी को चेक किया। A8 A7 हमने कैसे चेक किया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स। इसके बाद जब सॉइल को क्लासिफिकेशन की बात आई तो हमने ग्रुप इंडेक्स पे काम किया। अब बात आती है सर ग्रुप इंडेक्स कहाँ पे काम करते हैं। पहली बात तो ग्रुप इंडेक्स का एग्जाम के लिए फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 0.2a प्लस के 0.005 AC प्लस के 0.01 B इंटू डी। यहाँ पे जो A है वो मेरे पास क्या है कि जो 75 माइक्रोन की सीव से पार्टिकल पास हुए उसमें से आप 35 को माइनस करिए, और ये वैल्यू हमेशा आपकी 40 से कम आनी चाहिए। A इज लेस देन इक्वल टू 40। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको आप जीरो मानेंगे। बात करते हैं बी। ये भी क्या हुआ मेरे पास? 75 माइक्रोन की सीव से जो पार्टिकल पास हुए उसमें से आप 15 माइनस करिए, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 40 होगी। फिर हम सी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, फिर हम डी की बात करते हैं। सी मेरे पास क्या है? लिक्विड लिमिट माइनस के 40, और जो डी है मेरे पास वो है आपका IP माइनस के 10। ठीक है, सी की वैल्यू आपकी लेस देन 20 होनी चाहिए, और डी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? इट इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपकी इतने इतने से कम होनी चाहिए। तो इट इज ए इंपेरिकल फॉर्मूला ना, यहाँ पे A B C D यूज कर रहे हैं तो ये मेरे पास एक इंपेरिकल इक्वेशन है। दिस इज अ इंपेरिकल इक्वेशन। अब बात यह आती है, पंगा ये है कि जो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है या ग्रुप इंडेक्स हम जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं? बताइए, कोई बच्चा क्लास के अंदर प्रेजेंट है?
बोलिए। बोलिए कहाँ पे यूज करते हैं, देखो ध्यान से। यदि मैं ग्रुप इंडेक्स की बात करूं, अच्छा थिकनेस ऑफ पेमेंट में यूज करते हैं आपके ग्रुप इंडेक्स को, वो तो हम कर ही सकते हैं, थिकनेस ऑफ पेमेंट को तो हम चेक कर सकते हैं। ग्रुप इंडेक्स जो बेसिकली यूज होता है वो सबग्रेड रिएक्शन की थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए होता है। सबग्रेड आपने सुना है, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है आपकी पेमेंट का, दैट इज अ सबग्रेड। उस सबग्रेड की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। तो मतलब जो आपके पास डिफरेंट टाइप की सॉइल होगी, उस सॉइल की क्वालिटी को रेट करता है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, ग्रुप इंडेक्स रेटिंग, रेटिंग द क्वालिटी ऑफ, रेटिंग द क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल। ठीक है, तो क्या करता है ये आपके सबग्रेड की क्वालिटी जो आपके पास रहेगी सॉइल, उसको रेट करता है कि भैया इसकी रेटिंग इतनी अच्छी है, जिसकी जितनी रेटिंग अच्छी होगी उसकी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को, जल्दी बताइए। इसी को हम ग्रुप इंडेक्स के नाम से जानते हैं। फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा गया है, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू पूछी गई है। ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 20 के बीच में लाई करती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुनते जाइए। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आपके पास 0 से 20 के बीच में लाई करती है। जितना ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होगी उतनी आपके सॉइल की क्वालिटी सुपीरियर होगी, जितना ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपकी सॉइल की क्वालिटी पुअर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, टाइप ऑफ सबग्रेड सॉइल को हम कैसे आपके रेटिंग करते हैं क्वालिटी को, तो जो क्वालिटी को रेटिंग किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। कुछ सॉइल आपकी गुड होगी, कुछ सॉइल आपकी फेयर होगी, कुछ आपकी पुअर होगी, कुछ आपके पास क्या हो जाएगी, वेरी पुअर हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, ये आपके सबग्रेड पे डिपेंड कर रहा है। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द सबग्रेड। यदि आपके ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो क्वालिटी गुड होगी, 2 से 4 होगी तो फेयर होगी, 5 से 9 होगी तो वेरी पुअर, और जैसे ही वैल्यू आपकी 10 से 20 हो जाती है तो ये आपकी वेरी पुअर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्री में क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप इंडेक्स कहां पे यूज करते हैं, तो सबग्रेड की रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए या फिर रेटिंग करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, तो 0 से लेकर 20 के बीच में लाई करती है। 0 सुपीरियर क्वालिटी, 20 वेरी पुअर क्वालिटी। ये क्वेश्चन बनेंगे, काम खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन 1498, वो भी कौन सा, आईएस कोड। अब जो हम आपके इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफाई करते हैं वो इंडिया के अंदर इसी सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। ये जो आपका आईएस वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आपके एचआरबी से इन्फ्लुएंस हुआ है या उस पर बेस्ड है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, ये आपके जीएसडी कर्व पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ में कुछ और टर्म्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे सॉइल की कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इन सब पे भी डिपेंड करता है, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या है। अब आप बोलोगे सर ये इंडियन स्टैंडर्ड आया कहां से, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका यूनिफाइड यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से आया, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से आया। जिसको बनाया था किसने, जिसको बनाया था कैसे ग्रैंडे ने, कैसे ग्रैंडे चाचा आए थे, उन कैसे ग्रैंडे चाचा ने इसको बनाया था। पर हम तो इंडिया वाले हैं ना, हम किसी की कोई चीज फ्री में नहीं लेते, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना तड़का मार ही देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब सोयल को सबसे पहले क्लासिफाई किया तो सोयल को 15 ग्रुप में क्लासिफाई किया। कितने ग्रुप में, 15 ग्रुप में क्लासिफाइड किया। 15 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया आपकी सॉइल को। लेकिन जब हमने इसको आजमाया, हमने अपने लिए इसको यूज किया, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा का ऐसा यूज कर लिया एज इट इज, नहीं,
हमने आपकी सॉइल को और क्लासिफाई किया। तो जो यूनिफाइड ने कैसेग्रेंडे ने इसको डिस्क्राइब किया वो 15 ग्रुप में किया, हमने इसको 18 ग्रुप में क्लासिफाई। कितने में? 18 ग्रुप में इसको हमने क्लासिफाई कर, 18 ग्रुप में हमने इसको क्लासिफाई, और इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। गॉट इट? अब यहाँ पे जो ये बेस होता है ये जीएसडी कर्व, कंसिस्टेंसी लिमिट जो आप निकालेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको पता है जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किस पे बेस होती है? वो आपके लिक्विड लिमिट पे बेस होती है। और कंसिस्टेंसी में सब आ जाता है, लिक्विड लिमिट भी आ जाएगी, प्लास्टिक लिमिट भी आ जाएगी, और आपका नेचुरल वाटर कंटेंट भी आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हम, ये डिपेंड करेगा कि जो सॉइल है आपके पास वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे काम कर देंगे। फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो फिर हम आपकी कंप्रेसिबिलिटी कंसिस्टेंसी लिमिट पे काम कर देंगे। तो मेरा जो मेन फंडा है वो ये है। बोलिए कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो, जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट है? कोई डाउट आता ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाने लगा हूँ आजकल, बच्चों के डाउट ही नहीं आते। डीडीए में ही क्वेश्चन आया था कि 18 ग्रुप में कौन कौन सा कितना कितना, अरे अभी आता है ना, उस पर भी आते हैं। बस अभी तो मैंने आपको बताया ना 18 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी होती है सब बताऊंगा अभी, पूरी पूरी 18 यहाँ करवा के जाऊंगा। अब बताओ, ठीक है? अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेवल के बारे में। सबसे पहले जो टर्म को इन्होंने क्लासिफाई किया उसमें उन्होंने ग्रेवल को क्लासिफाई किया। ग्रेवल को इन्होंने क्या बोला कि इफ, ध्यान सुनेंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल इज रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, द सॉइल इज कॉल्ड द कोर्स ग्रेन सॉइल। क्या बोल दिया इसने? अब आपको ऐसे में तो आएगा नहीं क्या बोलना चाह रहा है। देखो सबसे पहले ना आप सीव बनाओ। कौन कौन सी? ये मेरे पास क्या है, ये आपकी 4.75 mm की सीव है, और ये आपकी 75 माइक्रोन की सीव है, 75 माइक्रोन की सीव है। मैंने दो सीव को बनाया, 4.75 mm की सीव और 75 माइक्रोन की सीव। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल इज रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, यदि आपके पास 75 माइक्रोन सीव के ऊपर टोटल सॉइल का 50% रह जाता है, 50% रह जाता है, तो सॉइल आपके पास क्या होगी? कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। कुछ सारा समय में बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा? अब देखो क्वेश्चन करो एक, है तो समझ आता है। जब चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, सबसे पहले जाके क्वेश्चन निकाल लो एक। क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा समझ में आ गया तुम्हें? वाह तेज है लड़के, मतलब इस वाले बैच में निकम्मा। देखो यहाँ को जल्दी से देखो, इफ आउट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉइल, if out of 1000 gram of soil, 1000 gram of soil 400 gram, 400 gram retained, 400 gram is retained on, 400 gram is retained on 4.75 mm sieve, retained on 4.75 mm sieve, and 300 gram and 300 gram soil is passing through 75 micron sieve, passing through 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन की सीव से 300 ग्राम सॉइल आपकी पास हो गई है। अब पूछ रहा था सॉइल विल डेजिनेटेड एज,
क्वेश्चन है ये एग्जाम का ही। द सॉइल इज डेजिग्नेटेड एज, डेजिग्नेटेड सॉइल इज डेजिग्नेटेड। अब देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी क्या, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, जिससे पूछूं वो बताएंगे। पारुल मैम बताएंगे पहले। 300 mm से बड़े कौन से होते हैं? फिर बताएंगे मिस्टर प्रकाश 300 mm से लेके 80 mm, इन सबके नाम बताओ। 80 mm से लेके 4.75 mm, 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, और लेस देन 2 माइक्रोन क्या होते हैं? नहीं, 300 mm से जो बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बाउल्डर बोलते हैं, बाउल्डर। ये क्या होता है? ये आपके कोबल होते हैं, और ये होते हैं आपके पास क्या? ग्रेवल, ग्रेवल। और ये आपके पास क्या होगी? आपकी होगी सैंड। और सैंड में भी आपकी 3 टाइप की सैंड होती हैं। कौन कौन सी? कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन में बस क्या होगी? तो हम बोलते हैं सिल्ट। और जो पार्टिकल आपके लेस देन 2 माइक्रोन हो जाते हैं उनको हम क्ले फ्रिक्शन में लेके चलते हैं, क्ले फ्रिक्शन में हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। कितने होशियार बालक हो गए हमें क्लास के। सारे सारे 300 mm, 300 से लेके 80, 80 से लेके 4.75 mm, और 4.75 से mm से लेके 75 mm। अब जो क्या है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 टाइप की सीव के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी? 4.75 mm की सीव पे काम किया गया है, और 75 माइक्रोन की सीव के ऊपर काम किया गया है। इन 2 सीव पे काम किया गया है। मतलब यदि आप यहां पे बात करें तो ये आपके पास क्या है? 4.75 mm की सीव पे काम किया गया। दूसरा, दूसरा आपका 75 माइक्रोन की सीव के ऊपर काम किया गया। इन 2 सीव पे काम किया गया। अब बोला आपसे कि इफ आउट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉइल 400 ग्राम इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव। अब मुझे बताओ 4.75 mm के ऊपर जो रिटेन हुआ होगा क्या सारा सारा ग्रेवल होगा? बोलो। और 4.75 से लेके जो 75 माइक्रोन के बीच में रहा होगा क्या वो सारा सारा सैंड होगा? मतलब ग्रेवल वाला पार्ट तो यहां पे रहेगा, ग्रेवल वाला पार्ट तो यहां पे रहेगा, और सैंड वाला पार्ट आपका यहां पे रहेगा। बोलो। ठीक है, अब देखो वो ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम में से 400 ग्राम आपका रिटर्न यहाँ पे हो गया, तो 400 ग्राम तो यहाँ पे आ गया, 400 ग्राम यहाँ पे हो गया। और फिर साथ में बोल रहा है कि जो 300 ग्राम है वो आपका 75 माइक्रोन की सीव से पास हो गया। जब अब 400 मेरे पास ये है, बचा कितना मेरे पास? 600। 600 में से 300 मेरा यहां से पास हो गया, तो जो बचा हुआ मेरे पास 300 वो क्या यहाँ पे आएगा? 300 ग्राम मेरे पास कहां पे आएगा? 4.75 mm की सीव से लेके 75 माइक्रोन की सीव के बीच में लाई करेगा। दिस इक्वल्स टू 300 ग्राम। कौन सा होगा ये आपका 300 ग्राम होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक साथ बोलो सब, मजा तभी आएगा पढ़ने में। एक बच्चा बोल रहा है यस, दूसरा बोल रहा है नो, तीसरा बोल रहा है हमें पता ही नहीं है, हम दीन दुनिया में है ही नहीं। सारे बोलो या तो हाँ, सारे बोलो या तो ना। तुम्हारे में एकता ही नहीं है, एकता की खोज की जाएगी तुम्हारे लिए अब। यस सर, चलो सही है। अब ग्रेवल की बात करेंगे, अब सैंड की बात करेंगे। ठीक है, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखा करें क्लास में। ठीक है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, हम बोलते हैं ना कई बार, हम कभी गर्लफ्रेंड की बात कर देते हैं क्लास में, या बॉयफ्रेंड की बात कर देते हैं। भाई जो लड़की सिविल ले रही है ना वो लड़का ही है। ये समझ लो, काम सारा फील्ड में करना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें वो काम मिलेगा कंप्यूटर चलाने का? तुम सभी लड़के हो। कि सब बोलते हैं ना कि सिविल तो सिर्फ लड़के ही करते हैं, सारे लड़के हैं, तो बस ये ध्यान रखेंगे। चलिए और जो लड़कियां हैं इसमें उनसे भी मैं बोलूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर दीजिए इस चीज का।
वरना फिर क्या होता है, लोग झिझकते हैं इस चीज से कि हम बात नहीं कर पाते दूसरे से, हम दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। बात तो करनी पड़ेगी आपको, कल को आपको ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी, नेता से बात करनी पड़ेगी, सबसे बात करनी पड़ेगी, तो आपको वो आना चाहिए बात करना अभी से। तो जितना खुल सकते हो खुलो, वरना फिर आगे दिक्कत होती है, फिर हम एक बंदा साथ लेके चलते हैं, है ना, स्पेशली लड़कियां, कि वो स्टार्टिंग में बात कर नहीं पाती क्योंकि उनको आदत नहीं है बात करने की, उनको लगता है सामने वाला पहले बात करे हमसे। ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में आपको खुद बात करनी पड़ेगी जाके। तो ये चीजें हैं, अभी से इस चीज का एक्सपोजर लो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम अब 400 ग्राम और 300 ग्राम के बारे में। यहाँ मेरे पास क्या है, ये आपकी 4.75 mm की सीव है, ये आपकी 75 माइक्रोन की सीव है। अब जो ग्रेवल और सैंड आपका यहाँ पे बना, ये क्या, ये सारा सारा मेरे पास कोर्स फ्रैक्शन है या नहीं है? दिस ऑल आर द कोर्स फ्रैक्शन। क्या है मेरे पास, ये आपका कोर्स फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका मेरे पास कोर्स फ्रैक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं, चलिए अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं बात करूं कोर्स फ्रैक्शन का, तो मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में कोर्स फ्रैक्शन कितना होगा, तो बताओ परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन। परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन मेरे पास कितना होगा? तो ये हम बात करते हैं 700, तो मेरे पास क्या हुआ, 75 माइक्रोन की सी पे रिटेन हुआ, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 इंटू 100। क्या ये आपका 70% नहीं हो गया? क्या ये आपका 70% हुआ या नहीं हुआ? यदि ये 70% हो गया, दैट मीन्स जो हमने ये पढ़ा था कि इफ more than 50% of soil is retained on 75 micron sieve, the soil is called the coarse grain soil। 75 माइक्रोन की सीव पे 50% से ज्यादा रिटेन्ड हुआ, और कितना है वो आपका है 70%, इसलिए सोइल को हम कोर्स ग्रेन सोइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सोइल को? कोर्स ग्रेन सोइल बोलेंगे। कोर्स ग्रेन सोइल बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सोइल हमने ये बोल दिया, ठीक है, सही मेरी बात सभी को। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो कोर्स ग्रेन सोइल में आपने बात करी, उस कोर्स ग्रेन सोइल में ये सैंड है, ग्रेवल है। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो मेरा कोर्स फ्रैक्शन हुआ, उसमें यदि 4.75 mm की सीव के ऊपर 50% से ज्यादा इस कोर्स फ्रैक्शन का रिटेन हुआ, तो आपका ग्रेवल होगा, वरना फिर सैंड होगा। मतलब पहले आप टोटल का 50%, फिर जो आपके पास आया उसका 50% से ज्यादा यदि आपके पास 4.75 mm की सीव के ऊपर रिटेन हुआ, तो ग्रेवल, वरना फिर आपका सैंड होगा। क्योंकि क्या है, ये कोर्स ग्रेन सोइल तो है, या तो ग्रेवल होगी या सैंड होगी। बोलिए। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब बात करेंगे कोर्स फ्रैक्शन, कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन, कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव, कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव। ये क्या है मेरे पास, ये आपकी 4.75 mm की सीव है, इस पे कितना रिटेन हुआ, 400 ग्राम। ये आपके पास क्या है, 75 माइक्रोन की सीव है, कितना रिटेन हुआ इस पे, 300 ग्राम, और 300 ग्राम इससे पास हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो कोर्स फ्रैक्शन आपका रिटेन्ड हुआ 4.75 mm की सीव पे, वो कितना हुआ, 400 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। तो क्या ये वैल्यू आपकी 50% से ज्यादा है या नहीं है? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50% और नॉट। तो ये आपकी 50% से ज्यादा है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50%, यदि ये वैल्यू आपकी 50% से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आपके पास क्या होगा, ग्रेवल होगा। और ग्रेवल को हम जी से डिनोट करते हैं, ग्रेवल को हम जी से डिनोट करते हैं। यदि वैल्यू कम होती तो फिर हम क्या करते, फिर हम बोल देते कि भाई आपका सैंड है, और उसको हम एस से डिनोट करते। अब देखो यदि मैं आपको ये दिखा देता बस कि भैया मोर देन 50% रिटेन हो गया 75 माइक्रोन की सीव पे, तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या है, लेकिन आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
इफ मोर देन 50%, if more than 50% of soil is retained on 75 माइक्रोन सीव, तो soil को हम coarse grain soil बोलेंगे. If more than 50% of coarse fraction greater than 75 micron is retained on 4.75 mm sieve, the soil is designated as gravel. ठीक है, यदि आपके पास क्या है, मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन में आपका रिटेन्ड हुआ 4.75 mm की सीव पे, तो सोइल को हम ग्रेवल बोलेंगे, वरना फिर हम सैंड बोलेंगे. बोलिए. तो मिस्टर शेख साहब, एक तो ग्रुप ये हो गया मेरे पास ग्रेवल का. देखते जाओ अब तुम कहानी. क्लियर है सभी को? ये सब क्लियर है सभी को? कैसे कैसे किया मैंने यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? चलते हैं फिर आगे, जिसको हम बोलते हैं सैंड. सैंड की बात कर लेते हैं अब हम. यदि मैं आपके सैंड की बात करूं, तो मेरे पास सैंड को हम एस से डिनोट करते हैं. सैंड को हम एस से डिनोट करते हैं. एस से डिनोट करते हैं. जब हम इसको एस से डिनोट करते हैं, तो दैट मींस इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन greater than 75 micron is passing on 4.75 mm sieve, the soil is designated as sand. जो हमने वहां पे पढ़ा था उसका उल्टा है क्या? क्या बोल रहा है? 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन यदि आपके पास 4.75 mm की सीव से पास हो गया, 75 माइक्रोन की सीव पे जाके रुक गया, उसको हम सैंड बोलते हैं. और सैंड को हम एस से डिनोट करते हैं. सैंड को हम एस से डिनोट करते हैं. ठीक है, यदि आप इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. ठीक है, मेरे पास ये आपका 4.75 mm सीव है. ये आपका 4.75 mm सीव है. ये क्या है मेरे पास? ये आपका 75 माइक्रोन की सीव है. अब मैं आपसे ये बोलूं, अब मैंने उल्टा कर दूं, 300 ग्राम सोइल जो है वो आपके पास क्या है, 4.75 mm की सीव पे रिटेन्ड हुआ, और 400 ग्राम यहां पे रिटेन्ड हुआ, और 300 ग्राम आपके पास क्या हुआ, नीचे इससे पास हो गया. नीचे इससे पास हो गया. नीचे इससे पास हो गया. तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो आप इसका कोर्स फ्रैक्शन निकालिए, है ना. पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये जो सॉइल है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर फाइन ग्रेन सॉइल है. तो हमने इसका कोर्स फ्रैक्शन निकाल लिया. कोर्स फ्रैक्शन निकाल लिया. कितना मेरे पास? वो आपका 700 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000. ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास? ये आपका 70% हो गया. एंड दैट ग्रेटर देन 50%, तो हम बोल देंगे कि जो सॉइल होगी मेरे पास क्या होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी. कोर्स ग्रेन सॉइल. अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो टोटल कोर्स फ्रिक्शन है उसमें एक आपके 75 माइक्रोन के सीव पे कौन सा रिटेन्ड हुआ. ठीक है, तो हम बात करेंगे कोर्स फ्रैक्शन. कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन, कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव. कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव से जो रिटेन्ड हुआ, कितना होगा वो आपका हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 700. अब 75 माइक्रोन आ गया. अब ये वैल्यू बढ़ी है ना इससे, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 50% होगी. अब क्या बोलेंगे? अब सॉइल को हम डेजिग्नेट करेंगे. तो क्या बोलेंगे? हम सॉइल को डेजिग्नेट करेंगे. सॉइल इज डेजिग्नेटेड एज, soil is designated as, soil is designated as coarse grain soil, designated as sand, designated as sand. इसको हम सैंड की तरह डेजिग्नेट करेंगे. ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो भाई. ठीक है, चलें आगे. अब आगे चलते हैं. अब बात करेंगे सिल्ट के बारे में. अब हम सिल्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं.
जो मेरे पास सिल्ट पार्टिकल्स हैं, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, सबसे पहले सिल्ट को डिनोट कैसे करते हैं? सिल्ट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम से हम आपके सिल्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉइल पासिंग द 75 माइक्रोन सीव इज आइडेंटिफाई। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये आपके पास 4.75 एम की सीव है, ये आपके पास 75 माइक्रोन की सीव है, ये आपने देखा 75 माइक्रोन की सीव है। अब जब आपकी सॉइल 75 माइक्रोन की सीव से पास करेगा तो दो चांस हो सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो, 2 माइक्रोन की जो सीव है उसको भी पार कर जाए, और एक ये है मेरे पास कि वो वहां पे रिटेन हो जाए, वो वहां पे रिटेन हो जाए। अब क्या होता है, अब यहां पे हम सीव एनालिसिस पे काम नहीं कर पाते। आपको पहले बता चुका हूं मैं, जब हम 75 माइक्रोन की सीव से छोटे पार्टिकल पे काम करते हैं तो हमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वैट एनालिसिस। इस पे काम करना पड़ता है। तो भैया अब सीव काम नहीं कर पाएगी, अब हमें यहाँ पे वैट एनालिसिस करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट का एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर भी कई बार आपसे लोग पूछते हैं कि मेरे पास या तो सिल्ट बनेगा, या तो आपका सिल्ट बनेगा, या आपका क्ले बनेगा। कोई आपसे पूछे या इंटरव्यू में पूछे आपसे, जैसे कॉलेज के बच्चे भी होंगे कुछ यहाँ पे, इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे कि मुझे बताओ कि देख के ऐसे बता कर पाएंगे हम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये कई जगह आ चुका है कि सिल्ट और क्ले को यदि आप विजुअल करेंगे, वैसे तो विजुअली पॉसिबल नहीं है, हम फील्ड में कैसे चेक कर पाएंगे कि ये मेरे पास सिल्ट है और ये मेरे पास क्ले है? सिल्ट क्रैम्बल होगी, क्ले नहीं होगी। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्रैम्बल, क्या नहीं। ठीक है, देखो क्या होगा। यदि आप अपने सोयल में मॉइस्चर कंटेंट डाल दो तो क्या होगा, हमारे पास जो आपका सिल्ट है और जो आपका क्ले है वो दोनों ही हार्ड होंगे। यदि आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर सिल्ट को डाल देंगे, सिल्ट को पानी के अंदर डाल देंगे तो दोनों हार्ड होंगे। अब आपके एक हाथ में सिल्ट है, एक हाथ में मेरे पास क्या है, क्ले है। आप इसको क्रश करने की कोशिश करेंगे, जो सिल्ट पार्टिकल है वो क्रश हो जाते हैं। नॉट अ क्रम्बल, इट इज क्रशिंग। क्रश हो जाएंगे, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। अभी आप एक बड़ा मास लेंगे, ऐसे करेंगे, टूट जाएगा। लेकिन जो मेरे पास क्ले होगी, यदि आप उसको ऐसे दबाएंगे, क्रश करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्रश नहीं होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि मेरे पास क्या होगा कि यदि आप इसको एयर ड्राइंग देंगे सिल्ट को, तो ये क्रश करना स्टार्ट कर जाता है, क्रश करना स्टार्ट कर जाता है। और जो आपके पास क्रश नहीं करेगा या एयर ड्राइंग में अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा, उसको हम क्ले के नाम से जानते हैं, उसको हम क्ले के नाम से जानते। गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो सिल्ट है, वैसे तो सिल्ट के लिए हम आपके प्लास्टिक चार्ट को यूज करेंगे, इसके लिए हम एक चार्ट यूज करते हैं, हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी चार्ट को हम बोलते हैं, कैसे ग्राइंडेड प्लास्टिक चार्ट होता है, इसको हम ए चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कोई आपसे फील्ड में पूछ ले, कोई आपसे फील्ड में पूछ ले, तो फील्ड कंडीशन में क्या होगा कि प्लास्टिक में नॉन प्लास्टिक बिहेवियर मतलब क्या होता है कि यदि आपने इसके अंदर मोशन कंटेंट डाला और एयर ड्राई किया, तो एयर ड्राई में क्या होगा, एयर ड्राई में इसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है, इसलिए हम इसको एम से डिनोट करते हैं। दूसरा, मेरे पास जो क्ले पार्टिकल्स हैं जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, किससे करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। कैपिटल सी होता है वैसे तो, ये कैपिटल सी। सोइल पासिंग द 75 माइक्रोन सीव, जो सोइल आपकी 75 माइक्रोन की सीव से पास हुए और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी है, कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी है, और आप उसको एयर ड्राई कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट डाला और एयर ड्राई कर दिया, तो उसके अंदर एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ आती है, वो क्रम्बल नहीं करेगा, वो क्रश नहीं करेगा, उसका बोलते हैं, उसी को हम क्ले के नाम से जानते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक सॉइल, और मेरे पास क्या होता है, पीट सॉइल। ऑर्गेनिक और पीट भी अलग अलग टाइप की सॉइल को हम डिस्क्राइब करते हैं सॉइल क्लासेस सिस्टम में। जो मेरे पास पीट है ना, वो आपकी 100% ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में बहुत सारे होते हैं, पीट हो गया, मक हो गया, ये सब होते हैं ना, इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक होगी उसको हम ओ से डिनोट करेंगे, और ये डार्क इन कलर होगी, दिस इज डार्क इन कलर, और इसमें पंजेंट स्मेल आती है। यदि आप इसमें स्मेल करोगे तो स्मेल आएगी इसके अंदर, क्योंकि क्या है, इसमें बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हुआ होता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन हुआ होता है इसमें।
बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन इसमें हुआ होता है। बात करते हैं पीट की। पीट मेरे पास क्या होता है, इसको हम पीटी बोलते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल विद द फाइब्रस मैटर एंड स्पॉन्जी इन द कंसिस्टेंसी। मेरे पास ये फाइब्रस होंगे, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भर जाएगा। आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं, इसी को हम पीट बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल विद द फाइब्रस मैटर एंड द स्पॉन्जी इन द कंसिस्टेंसी, इसको हम पीट के नाम से जानते हैं, और इसको डिनोट करते हैं किससे, पीटी से। पीटी से। तो अभी तक आपने कितने पढ़े? अभी तक आपने पढ़े, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, ग्रेवल, फिर आपने पढ़ा सैंड, फिर आपने पढ़ा सिल्ट, फिर आपने पढ़ा क्ले, फिर आपने पढ़ा ओ, फिर आपने पढ़ा पीट। तो जो 6 मेरे पास क्लासिफिकेशन, ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, मेरे पास हो गया, ये मेरे पास सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया। हाँ, पीट फुल्ली डिकम्पोज्ड होती है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा अभी तक आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए यार क्लियर। ये आसान चैप्टर है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन भर जाते हैं यहीं से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में तो नहीं आया क्वेश्चन एक बार भी इसमें से, लेकिन प्री में क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब हम सॉइल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन का मतलब, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहा होगा। देखो क्या होता है, ये सॉइल वो होती है जो मेरे पास किससे बने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने। आपके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कहाँ से आता है, घरों से आता है, वेजिटेबल मैटर्स आ गया कहीं से, ठीक है, या आप जो डस्टबिन में डालते हैं उसमें बहुत सारे वेजिटेबल मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वेजिटेबल मैटर्स है उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर पाए जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर मेरे पास क्या होता है, आपके बैक्टीरिया के लिए खाना होता है। बैक्टीरिया कौन से, फंगई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जहां खाना मिलेगा ये वहां पे पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, वही चीजें होती है यहाँ पे कि पहले जो बैक्टीरिया है ना, वो इन ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और अपनी कॉलोनीज को बढ़ाता है। अपनी जो अपना जो साथी लोग हैं उनको बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100 कर देते हैं। ऐसे इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जब बाद में खाना खत्म हो जाता है तो आपके सोइल के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया बचेगा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा खत्म हो गया। अब जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे को मार के खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हुआ, डिक्रीज हुए आपके बैक्टीरिया। इसलिए जो टर्म आती है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन आती है। हम ये नहीं बोलते कि ऑर्गेनिक डिकम्पोज हो गया, नहीं, हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। उसका उसका साफ साफ मतलब है कि पहले आपके ऑर्गेनिक मैटर मरे होंगे और फिर बाद में बैक्टीरिया मर गया होगा। वैसे हम पढ़ेंगे इसको एनवायरमेंट में, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है ये, बायोमास कर्व इसको हम बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, इसने पढ़ रखा है, एंडोजीनियस कैटाबोलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट? अब देखो क्या होगा, जब आप सॉइल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, तो उस सॉइल क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें मानना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें प्रीफिक्स यूज करना है और कहाँ पे आपको सफिक्स यूज करना है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को यूज करना पड़ता है। समझते हो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब ये होता है कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और उनको हम कैसे पढ़ेंगे, इन चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन आपके ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपके सॉइल का टाइप लिखा हुआ है, जैसे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक पीट, ये आपके मेन मेन हैं। और उसके बाद जब सब ग्रुप की बात आती है तो सॉइल को हम वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड सॉइल के नाम से जानते हैं। वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होती है? अब या तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा या मेरे पास वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। जब भी मेरे पास वेल ग्रेड की बात की जाती है तो हम हमेशा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पे काम करते हैं ना, हम पढ़ा चुके हैं पहले आपको। इसके लिए चार्ज ज्यादा होगी तो क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। और सीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 3 के बीच में लाई करेगी। दूसरा,
जो आपके पास यहाँ पे Cu है, यदि उसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो जाती है तो इसको हम वेल ग्रेडेड सैंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो Cc की वैल्यू है वो 1 से लेके 3 के बीच में लाई करती है, 1 से लेके 3 के बीच में लाई करती है। सर जो डीडीए में आया था उसमें ऑप्शन दिए थे 8 8 8 8 2 8 7 3, मतलब ऐसे, मतलब सीक्वेंस रखा है, सीक्वेंस दे रखा था आपको। हाँ तो बेटा मैं सीक्वेंस समझाता हूँ आपको सारा सारा। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जो सीक्वेंस दिया हुआ था कि जो सॉइल है उसको क्लासिफाई किया गया है, सीक्वेंस बताओ कि पहले 8 थी, फिर 8 हो गई, 2 हो गई, 8 और 8 16, 2 18, 8 और 7 3 10। हम्म, एक बार पहले पढ़ लो पूरा, फिर आपको समझ आएगा कितने कितने टाइप की सॉइल होती है। ठीक है, शुरू में कितनी है मेरे पास, 6, तो मेरे पास यही है भाई। GSMCOT तो मेरे पास 6 ही हो गई। अब इनसे भी अलग अलग बनेगी, इनसे भी अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो अभी समझ लो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन आया क्या था एक्चुअली। एक साथ बताना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गया ये। ठीक है, बट अभी समझाते हैं कैसे कैसे होंगी वैल्यू। सीयू की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 से बड़ी है, तो हम वेल ग्रेड सैंड के नाम से जानते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक और पीट, ये हम पढ़ चुके हैं। इनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब यदि मेरे पास मेरा नाम अवनीश का मैं ए लेता हूं और शर्मा का एस लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है, ये आपका सफिक्स है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, इसमें हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। कैसे, तो ये लिखा मेरे पास, ये लिखा हुआ मेरे पास GW। मान लो मैंने आपके सी से चेक कर लिया कि जो सॉइल है वो ग्रेवल है या सैंड है, तो वहां से जी पे चल गया आपको। अब जो वेल ग्रेड है और जो पुअरली ग्रेडेड है, जो आपके पास वेल ग्रेडेड है और जो पुअरली ग्रेडेड है, उन सॉइल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, बाय द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। और मेरे पास जो सॉइल आ गई वो GW आ गई। अब बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रेवल वेल ग्रेड पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, ग्रेवल वेल ग्रेडेड, इसको हमेशा इधर से इधर पढ़ा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या बोलेंगे, इसको हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल के नाम से जानते हैं। इसको हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आई नहीं आई सभी को, चुप चुप बैठे हो। इसको हम बोलेंगे, हमेशा इसको इधर से इधर पढ़ा जाएगा, और इसको हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल। कल को आपके पास आए SP, तो क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ऐसे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे डिस्क्राइब किया। ये जो आपने 6 टाइप की सॉइल दी, ये हमेशा आपके प्रीफिक्स में आएगा, और जो बचा हुआ है वो सब आपके सफिक्स में आएगा, आगे वाले में आएगा, जैसे वेल, पुअर, सिल्टी। ठीक है, या फिर आपकी क्लेई, या फिर आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करेंगे आगे, 35 होती है, 35 से 50 होती है, 50 से कम ज्यादा होती है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी, वो हम पढ़ेंगे अभी। उसमें हमेशा ध्यान रखना इस बात को, कौन सा आपका सफिक्स में आएगा और कौन सा आपका प्रीफिक्स में आएगा, कौन सा आपका सफिक्स में आएगा, कौन सा आपका प्रीफिक्स में आएगा, वो आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यदि मेरे पास ये है GW है, तो ये है, एक SP है, और एक CI है, एक मेरे पास CL है, ऐसे सो लोग मेरे पास। तो इनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड, यहां से यहां पढ़ेंगे, यहां से यहां पढ़ेंगे, यहां से यहां पढ़ेंगे, यहां से यहां पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड
पुअरली ग्रेडेड सैंड, इसको हम बोल देते हैं, ये आई और एल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी प्लास्टिक चार्ट में। आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट और एल का मतलब होता है लो कंप्रेसिबिलिटी। ये जो आई और एल है ये आपकी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल सॉइल, लो कंप्रेसिबल क्ले। इसको या इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्ले। इसको हम बोलेंगे लो कंप्रेसिबल क्ले। इनको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट, ऐसे इनको डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया प्लास्टिक की सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में कैसे पढ़ा जाता है। अभी तक किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, जल्दी पूछो, कोई डाउट है किसी को तो। अब देखो एक पंगा है, पंगा ये है कि जब भी मैंने अभी तक आपको जो भी चीज पढ़ाई, क्या उसमें मैंने कहीं भी फाइन ग्रेन सॉइल की बात करी? अब कल को मेरे पास क्ले सॉइल आ जाए, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे इंटरमीडिएट क्ले, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे लो कंप्रेसिबल क्ले, पर इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये चेक कैसे करेंगे कि मेरे पास जो सॉइल है वो क्ले सॉइल है? ये चेक कैसे करेंगे जो मेरे पास सॉइल है वो आपका सिल्ट है और साथ में उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी, कि जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी, कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी? कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक चार्ट आता है, इसको नाम देते हैं प्लास्टिक चार्ट। वो प्लास्टिसिटी चार्ट जिसको हम बोलते हैं कैसे ग्रैंडे ए चार्ट, उसी की हम सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। अब उसी के बारे में तो सब चीज हम पढ़ेंगे। इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, सोर्स फ्रैक्शन। हाँ, ये पढ़िए पहले, ये पढ़िए, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेवल्स, फाइन ग्रेन्ड नॉट ग्रेवल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का पढ़ा। सर वो जो 6 से ज्यादा होगा तो सैंड 4 से, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो, सीयू की वैल्यू यदि 6 से ज्यादा है और सीयू की वैल्यू आपकी 4 से ज्यादा है, सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, कोर्स फ्रैक्शन है ये, क्योंकि इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, बोलते हैं ना, ग्रेवल होगा ये मेरे पास, और ये आपके पास सैंड होगा। देखो अब वो बोलोगे भैया 4 से ज्यादा इसमें भी है, लेकिन हम उसको ग्रेवल ही बोलते हैं। जैसे ही ये वैल्यू आपकी 6 से बड़ी हो जाती है तो हम सैंड बोल देते हैं। अब आप एक बात देखो, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो था वो मेरे पास D60/D10 का मेरे पास रेशो था ना, क्या था मेरे पास रेशो था, D60/D10। अब यदि ये वैल्यू आपकी 6 से बड़ी आ रही है, दैट मीन्स कि जो 60% पार्टिकल हैं फाइनर देन दिस साइज है वो काफी बड़े हैं। जब ये वैल्यू आपकी 6 से बड़ी आएगी, मान लो आपकी सोल का इफेक्टिव साइज सेम ही है, जो D10 साइज है वो आपका सेम मान लो, लेकिन जो आपका D60 वाला साइज पार्टिकल है वो तो अलग अलग होगा, सैंड के लिए अलग होगा, ग्रेवल के लिए अलग होगा। अब यदि ये D60 की वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है तो सैंड के अंदर सॉइल का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसकी सीयू की वैल्यू को 6 से बड़ी बोलते हैं। ग्रेवल के अंदर सॉइल का फ्रैक्शन कम आता है, इसलिए हम इसको 4 से बड़ा मानते हैं। तो बेसिकली जो 4 और 6 आता है उसका मेन कारण ये होता है कि सॉइल का फ्रैक्शन कितना है, सॉइल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, तो आपके सैंड के अंदर सॉइल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए आपकी 6 से बड़ी वैल्यू पे काम किया। ठीक है, दूसरा, अब हम बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। हम आपके सॉइल को क्लासिफाई करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल में, तो बेसिकली हम एक चार्ट को पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ए लाइन चार्ट, इसको हम ए लाइन चार्ट बोलते हैं। पहले इसको देखिए यहाँ पे,
देखिए ध्यान से, जो आपका ए लाइन चार्ट है इसको हम प्लास्टिक चार्ट के नाम से जानते हैं। यहां पे आपका आईपी लिखा हुआ है, यहां पे आपका आईपी लिखा हुआ है, और यहां पे लिखी हुई है आपकी लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब देखो क्या है, आईपी वैल्यू 4 है, आईपी वैल्यू 7 है। ठीक है, यहां पे आपके पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू 20 है, 10 है, 8 है, 35 है और 50 है। अब ध्यान से देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये यदि मैं ए लाइन की बात करूं तो ए लाइन जो स्टार्ट हुई वो कहां से हुई, जब आपकी लिक्विड लिमिट 20 थी। 20 की लिक्विड लिमिट से ये स्टार्ट हुआ, 20 के लिक्विड लिमिट से ये आपका ऐसे एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुई, इसी को हमने ए लाइन बोला। ठीक है, पहले यू लाइन छोड़ दो, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हटा दो, बस अभी आप ये समझो कि मेरे पास ए लाइन है। इस ए लाइन के जो ऊपर सोइल लाई करेगी वो सारी सोइल को हम क्ले सोइल के नाम से जानेंगे, इस ए लाइन के ऊपर। और इस ए लाइन के नीचे जो सोइल आपकी लाई करेगी या तो वो सिल्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक सोइल होगी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, सिल्ट रहेगी या फिर मेरे पास क्या रहेगी, या फिर मेरे पास ऑर्गेनिक सोइल रहेगी। ठीक है, दूसरा हम एक बात तो ध्यान रखेंगे, जब आपके आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में लाई करता है, जब आपके आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में लाई करता है, उस टाइम पे सॉइल का मिक्सचर होता है, या तो आपकी क्ले सॉइल रहेगी या आपकी इन द केस ऑफ सिल्ट सॉइल रहेगी। तो इसलिए हम इस वाले जोन को हैश्ड जोन के नाम से जानते हैं। इस जोन को हम क्या बोलते हैं, हैश्ड जोन। इसको हम हैश्ड जोन के नाम से जानते हैं। पहली बात तो इस में आ चुकी है, मैंने सिर्फ ए लाइन की बात करी है। तो अब देखो क्या होगा, एक इस ए लाइन की एक इक्वेशन होती है, ए लाइन की इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं आईपी। आईपी इक्वल्स टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20। ये आपके आईपी की वैल्यू है, ये आपके आईपी का फॉर्मूला है कि आईपी इक्वल्स टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20 पे काम किया जाता है। ठीक है, अब एक आईपी आप और कैलकुलेट करते हैं, कहां से, एक आईपी आप कैलकुलेट करते हैं लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट से हम क्या करेंगे, एक आईपी को कैलकुलेट करें। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो क्या है, जो आप ये आईपी कैलकुलेट करेंगे और ये आप आईपी कैलकुलेट करेंगे, जब आप ये इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएंगी कि इस लाइन पे आपका जो आईपी है वो कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। और जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पे कोई वैल्यू मिल जाएगी आईपी की, कि कौन सी वैल्यू आपकी आईपी की बात की जा रही है। अब यदि इस लाइन से ऊपर आ रहा है ये आईपी तो क्या होगा, क्ले सॉइल होगी। इस आईपी से नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो सॉइल होगी वो सिल्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको लिक्विड लिमिट से डिस्क्राइब किया जाता है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। ऐसा देखा जाता है यदि आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू लेस देन 35 है, लेस देन 35 है, तो इसको हम लो कंप्रेसिबल बोलते हैं, लो कंप्रेसिबल, इसको हम लो कंप्रेसिबल बोलते हैं। और लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपकी 35 से लेके 50 के बीच में लाई करती है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, 50 से ज्यादा हो जाती है, तो अब इसको बोलते हैं क्या, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको हम हाईली कंप्रेसिबल के नाम से जानते हैं। अब एक बात और समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे इसने ऐसे जोन बना रखे हैं 35 पे, और आपके पास क्या होगा, और आपके 50 पे। यदि आपकी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50 से ज्यादा है लेकिन इस ए लाइन से नीचे है, तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल होगी लेकिन सिल्ट होगा। इससे ऊपर होगा तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल होगी लेकिन क्ले होगा। यदि 35 से 50 होगा तो इंटरमीडिएट होगा, नीचे होगा तो सिल्ट, ऊपर होगा तो क्ले। ऐसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं।
अभी हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि हम कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो समझना पड़ेगा कि हम कैसे काम करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर ही ए लाइन के ऊपर एक लाइन और होती है जिसको हम यू लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे इसको? इसको हम यू लाइन के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द यू लाइन। इसको हम यू लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो यू लाइन है मेरे पास, इसकी भी इक्वेशन होगी, वो मैं आपको बताऊं क्या इक्वेशन होती है। ये आपको ये बताता है कि एक बार सॉइल आपकी यू लाइन से ऊपर चली गई। अब भाई मैंने बोला कि इस आईपी से ऊपर जो होगी वो क्लियर होगी, पर कितना ऊपर जाए? सिर्फ आपको यू लाइन तक जाना है। जैसे ही आपने यू लाइन से ऊपर क्रॉस किया तो उसके ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है, सारी सॉइल उससे नीचे ही एग्जिस्ट करेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि यू लाइन आपकी सॉइल की अपर लिमिट है, उसके ऊपर कोई भी सॉइल को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, कोई भी सॉइल को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। यदि मैं बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या है, अप टू द यू लाइन, हाँ, यदि मैं बात करूं इसका फॉर्मूला क्या है यू लाइन का, तो यू लाइन का फॉर्मूला कहां लिखें? छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो जो मेरे पास ये यू लाइन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई पी इक्वल्स टू 0.9 लिक्विड लिमिट माइनस के 8। आई पी इक्वल्स टू 0.9 लिक्विड लिमिट माइनस के 8 पे काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को जल्दी बताओ, बोलो। कोई डाउट है इसमें जल्दी बताओ किसी को, सब लिखवाऊंगा अभी मैं, टेंशन मतलब लिखने के लिए भी तो खड़ा हूं मैं यहाँ, लिखवाऊंगा भी सब कुछ क्या क्या हुआ इसके अंदर। तो जब भी हम आपके पास क्या करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, तो पहले आप एक आईपी से डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी कैलकुलेट करो। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, फिर आपको ए लाइन की इक्वेशन बनानी है, वहां से आईपी कैलकुलेट करना है, और उसके रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि जो सॉइल है मेरे पास, वो सैंड मेरे पास सॉइल जो होगी वो क्ले होगी या फिर सिल्ट होगी। सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं। दस से 20 के बीच में एम आई नहीं होगा। ठीक है प्रकाश, हम हमेशा आई की जब भी बात करेंगे ना, वो हमेशा हम लिक्विड लिमिट से चेक करेंगे। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपकी 35 से 50 के बीच में है, तब हम बोल रहे हैं आई। इसके ऊपर है तो क्ले, इससे नीचे है तो सिल्ट। जो आप बात कर रहे हैं 10 से 20 के बीच में, ये तो 10 से 20 के बीच में है, ये 10 की वैल्यू को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 4 से 7 के बीच में हेड जोन होता है, और 35 तक जाता है ये। जीरो जीरो से लेके 35 तक आपकी जो लिक्विड लिमिट है, वहां तक आपका हेड जोन जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं वैसे तो, इसलिए हम बोल देते हैं ऐसा कि भाई यहाँ पे आपके हेड जोन बनेंगे, तो यहाँ पे बन सकता है क्या, सी एल एम एल बनेगा, कभी भी सी आई एम आई नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे कोई हेड जोन है ही नहीं, ये आपकी ए लाइन आ गई ऊपर से, तो सिर्फ इस वाले पार्ट में काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एम आई और ओ एल की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है प्रकाश, ध्यान रखना इस बात को। ये सी एल है बेटा, सी एल है, ये सी एल है, सी एल है, ये सी एल, और ये आपका एम एल है, एम एल, एम आई नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को। ठीक है, अ, जो आपकी यू लाइन की इक्वेशन क्या है, और जो आपके पास ए लाइन की इक्वेशन है, वो सब लिखी हुई है, क्या क्या होती है, जो मैंने बोला सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देख लेना, एग्जाम में दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, ए लाइन पे भी यू लाइन पे भी। अब देखो क्या होगा। अब उससे पहले की बात करिए, उस पर लिखिए, कुछ ये लिख लीजिए इस पे, नोट करके लिखेंगे, नोट लिखेंगे, इफ
द फाइन ग्रेन सॉइल गेट प्लॉटेड, इफ द फाइन ग्रेन सॉइल if the fine grained soil get plotted above a line, above a line, above a line, the soil will be named as, the soil will be, the soil will be named as, the soil will be named as, the soil will be named as TL, TI, TL, TI और CH। तो मैं क्या बोला है, यदि आपके पास फाइन ग्रेन सॉइल गेट प्लॉटेड हो रही है और वो आपकी ए लाइन से ऊपर है, या तो Cl बनेगा या Ci बनेगा या CH बनेगा। कोई डाउट है किसको इसमें? सब बोलेंगे यार, एक तो बच्चा बोल रहा है बस, और सब चुप बैठे हैं। जिनको सही में नहीं आ रहा पूछना पड़ेगा आपको। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो कि मैं आपके चेहरे पर पढ़ लूंगा कि भाई क्या आपकी गलती हो रही है। आपको कुछ पूछना पड़ेगा। कहाँ गए सारे सारे? तो फर्स्ट बात तो ये बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट चीज ये है। सेकेंड मेरे पास, इफ अ पॉइंट गेट बिलो द ए लाइन, if if point below the a line, if point below the a line, we have check, we have check, we have check whether soil is silt, soil is silt or soil is silt or organic soil। ठीक है, द प्लास्टिक चार्ट कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, तो ये बच्चे हैं क्या क्लास में बस? तो क्या होगा यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि ए लाइन के नीचे यदि मेरे पास पॉइंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, या तो सोइल आपकी ऑर्गेनिक होगी या फिर सोइल आपकी सिल्ट होगी। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड। थर्ड लिखेंगे, ड्यूल सिंबल इज यूज्ड, ड्यूल सिंबल इज यूज्ड, थर्ड हम बात करेंगे ड्यूल सिंबल इज यूज्ड। लिखेंगे इसके अंदर, ड्यूल सिंबल इज यूज्ड, ड्यूल सिंबल इज यूज्ड ठीक है, ड्यूल सिंबल इज यूज्ड when the limit is plotted, when the limit is plotted, when the limit is plotted, plotted between 4 to 7, between 4 to 7। क्या बोल रहा है ये? ड्यूल सिंबल को यूज किया जाता है यदि आपके पास जो लिमिट है वो 4 से 7 के बीच में प्लॉट की जा रही है। ठीक है, 4 से 7 के बीच में प्लॉट की जा रही है, प्लॉटेड between 4 to 7, and that is hedge zone, that is hedged zone, that is hedged zone। क्या होगा ये आपका hedged zone हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसको हम CL और ML के नाम से जानते हैं। we will describe is CL और ML। जहां पे आपका hedge zone होगा उसको हम CL और ML के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज नहीं पूछी मुझसे, कल को ऐसा हो जाए, कल को ऐसा ही हो जाए कि आपके पास क्या हो कि जो आईपी आपने जो आईपी आपने लिक्विड लिमिट माइनस के प्लस लिमिट से कैलकुलेट की,
और जो आईपी आपने 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास लिमिट से कैलकुलेट की, वे दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएं या वे एक ही लाइन हो। ठीक है, मान लो कि जो लिमिट आप प्लॉट कर रहे हैं वो आपकी ए लाइन पे ही प्लॉट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर भी आपके ड्यूल सिंबल बनेंगे, फिर भी आपके ड्यूल सिंबल लिखेंगे। तो इसको भी आप लिख लीजिए, तो लिख लीजिए व्हेन लिमिट गेट प्लॉटेड, व्हेन when limit get plotted, when limit get plotted, हाँ borderline case, when limit get plotted on a line, on a line, dual symbol a line, dual symbol, when limit get plotted on a line, dual symbol is used, dual symbol is used, is used, is used, and name as first, क्या क्या नाम रहेंगे इनके, कौन कौन से नाम पे काम किया जाएगा, हम क्या बोलेंगे, CH और MH, या तो सोल आपकी ये होगी। सेकंड क्या बोलेंगे, भाई बॉर्डर लाइन पे है, CH या फिर OH, हमें पता नहीं ना कि सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक है, तो हम दोनों पे काम करेंगे। और थर्ड केस क्या हो सकता है मेरे पास, या तो आपका CI होगा या MI होगा, CI MI, या फिर CI और OI, ये हो जाएगा। भाई ये केस तो आपके पास ये दो केस बनेंगे ना, फर्स्ट वाले के ये दो केस बनेंगे, सेकंड वाले के ये दो केस बनेंगे, थर्ड या तो CI होगा या MI होगा, CI होगा या फिर OI होगा। ठीक है, या फिर आपका CL होगा, CL ML होगा, दूसरा या आपके पास CL या फिर OL होगा, CL और OL होगा। ठीक है, यदि आप ड्यूल सिंबल पे काम कर रहे हैं, इफ यू वर्क ऑन द ड्यूल सिंबल, ठीक है, तो CH MH पे काम किया जा रहा है, CH OH पे काम किया जाएगा, CI MI पे काम किया जाएगा, CL ML पे और CL OL पे काम किया जाएगा। इन सारी वैल्यूज पे काम किया जाता है जब भी हम ड्यूल सिंबल पे काम करते हैं तो। ठीक है, ड्यूल सिंबल कहाँ पे यूज किए जाएंगे, या तो हैच जोन में यूज किए जाएंगे, या फिर उसी उसी पॉइंट पे या उसी बॉर्डर पे जहां पे आपकी ए लाइन है और जहां पे आपकी आईपी की लाइन है, वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो वहां पे ये ड्यूल सिंबल बनेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को, देता हो। अरे क्लियर है या नहीं है जल्दी बताओ। मतलब क्लियर में मजा नहीं आ रहा तुम्हें, वो वाला क्लियर में, एक क्लियर होता है ना, यस सर हमें सब समझ में आ गया, एक हो रहा है कि हाँ सर थोड़ा हार्ड है, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा ये चीजें। ऐसे ऐसी फील आ रही है मुझे तो। कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, शुरुआत में थोड़ी हार्ड लगती हैं चीज़ें, धीरे धीरे हमें आसान लगती हैं। जिंदगी में चलने से, जब चलते हैं ना, छोटा बच्चा चलता है, सबसे हार्ड काम वो है, सबसे हार्ड काम आपका पेन पकड़ना है। ठीक है, उससे हार्ड काम थोड़ी है लाइफ में कुछ भी। जब आपने वो सीख लिया, और आप सब सीख के आए हैं, वो चलना भी सीख के आए हैं और पेन पकड़ना भी सीख के आए हैं, ऑब्वियसली जब तो आप पढ़ रहे हो। जब ये दो हार्ड हार्ड काम आप लाइफ में करके आए हैं, फिर भी आप हार जाते हो, नहीं ना। तो ये हार्ड काम जब आप करके आए हैं, तो ये सब तो आसान है, ये सब तो आपके आसान काम है, ये सब तो आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे, सब आसान है। हैशटैग संदीप महेश्वरी। चलिए अब बात करेंगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। आपकी सॉइल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं
कि आपकी सॉइल के अंदर परसेंटेज फाइनर कितने हैं। क्या है? परसेंटेज फाइनर। ठीक है, तो हमने पढ़ चुके हैं हम वैसे क्लासेस में कोर्स ग्रेन सॉइल को। हमें क्या करना है, हम देखो सिंपल बात समझो, हम कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम सॉइल को क्लासिफाई करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि जो परसेंटेज फाइनर है वो कितने हैं। परसेंटेज फाइनर क्या होते हैं? जो सॉइल पार्टिकल आपके 75 माइक्रोन के छोटे पार्टिकल्स हैं, 2 माइक्रोन और लेस देन 2 माइक्रोन, ये साइज मेरे पास क्या कोर्स फ्रैक्शन में आएंगे? दे ऑल आर इन अ कोर्स फ्रैक्शन। ये साइज मेरे पास क्या होंगे? कोर्स फ्रैक्शन में रहेंगे। कोर्स फ्रैक्शन में मेरे पास क्या होते हैं? ये सारे पार्टिकल्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम आपके कोर्स ग्रेन सॉइल को पढ़ेंगे तो हमें ये चेक करना है कि परसेंटेज फाइनल मेरे पास कितने हैं और इसकी वैल्यू कितनी है। तो पहला केस ये बनता है, यदि आपके पास, फर्स्ट केस क्या बोलता है, केस 1, यदि आपके पास परसेंटेज फाइनर 5% से कम है, इफ परसेंटेज फाइनर इज लेस देन 5%, तो उस केस में सिल्ट और क्ले का कोई रोल नहीं होगा। क्या होगा? नो रोल ऑफ सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले का कोई रोल नहीं होगा, या तो सोइल आपकी सैंड होगी या सोइल आपकी ग्रेवल होगी। परसेंटेज फाइनल काफी कम है, 5% है, तो इसका रोल कोई, ये आपकी सोइल के अंदर कोई भी वाटर कंटेंट नहीं बना पाएंगे, और सोइल या तो ग्रेवल बनेगी या फिर सैंड बनेगी। दिस सोइल इज सैंड और ग्रेवल। ठीक है, यदि मैं सोइल के सैंड और ग्रेवल की बात करूं तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि सोइल आपकी वेल ग्रेडेड है या फिर आपकी पुअरली ग्रेडेड है। तो कुल मिला के मेरे पास 4 टाइप की सोइल बनेगी यदि आप परसेंटेज फाइनर के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन कौन सी? वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसको हम GW बोलते हैं, दिस इज GW, GP, SW, SP। तो यहां पे जो सोइल बनेगी या तो वो GW बनेगी, या सोइल आपकी GP बनेगी, या फिर SW बनेगी, या फिर आपकी SP बनेगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया, या तो ग्रेवल बनेगा या सैंड बनेगा। दूसरा आपको ये क्लियर हो गया, या तो सोइल आपकी वेल ग्रेड होगी या सोइल आपकी पुअरली ग्रेड होगी। तो 4 टाइप की सोइल आपके पास यहाँ पे बन गई। क्लियर है? अब कब आपका ग्रेवल बनेगा, कब आपका सैंड बनेगा, इट इज डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ना, कि जो आपका कोर्स फ्रैक्शन था वो 50% ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, वेल बनेगा या पुअर बनेगा, इट डिपेंड ऑन द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ना, कि 4 से बड़ा है 6 से बड़ा है। बोलो, क्लियर हो रही है चीजें सारी? तो इन चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। तो हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल के बारे में बात करेंगे। मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 4.75 mm। तो CU की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है और CC की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है, तो उसको हम वेल ग्रेड ग्रेवल के नाम से जानते हैं। अदरवाइज इसको हम पुअरली ग्रेड सोइल बोल सकते हैं, पुअरली ग्रेड सोइल बोल सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा सैंड केस में होगा कि मोर देन 50% कोर्स फ्रैक्शन जो आपका पास कर जाएगा, यहाँ पे रिटेन करा, यहाँ पास कर गया, तो मेरे पास क्या हो गई? सैंड हो गई। अब सैंड में भी वैल कब होगी? जब आपकी CU की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और CC की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी। जबकि SP क्या होगा? इसके अलावा आपका SP होगा। ठीक है, तो पहला केस तो आपको समझ में ये आ गया। सेकंड केस, यदि आपके परसेंटेज फाइनल की वैल्यू 5 से 12% के बीच में पाई गई, कितना? 5 से 12%, 5% टू 12% के बीच में पाई गई वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज फाइनल की वैल्यू आपकी 5 से 12% के बीच में पाई गई, तो हम वहां पे ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ड्यूल सिंबल यूज करेंगे। कैसे? ये आपके पास GM होगा। अब देखो क्या है, यदि आपके परसेंटेज फाइनल की वैल्यू 5 से 12% है, तो सोइल आपकी ग्रेवल और सैंड तो रहेगी, लेकिन इसके अंदर सिल्ट और क्ले का फ्रैक्शन भी आएगा। सोइल के अंदर ड्यूल सिंबल बनेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 सिंबल बनेंगे। ये आपके 8 सिंबल बनेंगे। क्या बनेंगे? 8 सिंबल। पहले कितने बनने थे? 4 सिंबल। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, यहां पे आपके 8 सिंबल बनेंगे। भाई
4 तो आपके ग्रेवल के और 4 आपके सैंड के। वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। एक बार आपका क्या सिल्ट, एक बार आपका क्ले, एक बार आपका सिल्ट, एक बार आपका क्ले। ठीक है, ऐसे ही सैंड में 4 टाइप बनेंगे और साथ में उसमें क्या बनेंगे, सिल्ट और क्ले का फ्रैक्शन आएगा। भाई कुल मिला के पहले 4 थे ना, कौन कौन से, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड दोनों ग्रेवल के, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड आपके सैंड के। अब इसके भी 4 और बनेंगे क्योंकि क्या हो गया इसमें, इसमें आपका सिल्ट का फ्रैक्शन भी आ गया, इसमें आपका सिल्ट का फ्रैक्शन भी आ चुका है। अभी ग्रेवल में वेल ग्रेड होगी, लेकिन एक में सिल्ट हो सकता है और एक में क्ले हो सकता है। पुअरली में भी एक में सिल्ट हो सकता है, एक में क्ले हो सकता है। ऐसे ही आपके सैंड में भी एक में सिल्ट हो सकता है, एक में क्ले हो सकता है, और पुअरली में भी एक में सिल्ट, एक में क्ले हो सकता है। तो कुल मिला के आपके 8 फ्रैक्शंस बनते हैं। 8 यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं परसेंटेज फाइनल को डिस्क्राइब करने। बोलिए, कोई डाउट है किसी को इसमें, जल्दी बताइए। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो आपने परसेंटेज फाइनल के बारे में यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपके परसेंटेज फाइनल मेरे पास क्या होंगे, 12% से ज्यादा है। इफ परसेंटेज फाइनल इज ग्रेटर देन 12%, अब आपकी जो कंडीशन है वो बदल जाएगी। अब आपकी जो कंडीशन है वो बदल जाएगी। कैसे? जब आप परसेंटेज फाइनल को क्लासिफाई करते हैं तो उस केस में अब आपका सिल्ट और ग्रेवल, सर सिल्ट और क्ले का कैसे पता चलेगा? फिर प्लास्टिक चार्ट से। बेटा प्लास्टिक चार्ट से हम चेक कर पाएंगे ना सिल्ट और ग्रेवल मेरे पास है या नहीं है, सिल्ट और क्ले मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, आपको प्लास्टिक चार्ट भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सिल्ट और क्ले की जो प्रॉपर्टी है वो हम प्लास्टिक चार्ट से ही डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। या तो आप फिल्ड टेस्ट करो, एयर ड्राई करो, वो इतना काम कर नहीं पाता है, तो हम सिर्फ प्लास्टिक चार्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे परसेंटेज फाइनेंस। यदि परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू आपकी 12% से ज्यादा है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 12%, तो अब यहाँ पे सिल्ट और क्ले का एक बड़ा रोल होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ड्यूल सिंबल भी बन सकते हैं और यहाँ पे आपके सिंबल सिंबल भी बनेंगे। कैसे? सोइल आपकी ग्रेवल, सिल्टी क्ले ग्रेवल, या फिर आपकी सिल्टी ग्रेवल, ये बन सकते हैं। तो आपके ये बन गए। यदि सैंड होगा तो क्ले सैंड, और या तो फिर आपके पास सिल्टी सैंड, ये बन सकते हैं। 4 तो आपके ये बन गए। अब बचे 2। दो में क्या होंगे, दो में इनका ऐसा ड्यूल सिंबल बन जाए, TCGM बन जाए और SCSM बन जाए। ऐसा बन जाए। तो जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था DDA में, उसने पूछा था आपसे कि जब हम सोल को क्लासिफाई करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनर, तो आप उसको 18 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले कितने में किया, 4 में, फिर किया कितने में, 8 में, फिर कितने में किया, 6 में। हम इसको ऐसे क्लासिफाई करते हैं, 8 और 4 12, 12 6 18, और 18 ग्रुप में हमने इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा जो आप बता रहे हैं। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सारे सारे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो आपको समझ में आ जाए। पहले एक बार यस सर बोलो या नो सर बोलो। जितना अब तक पढ़ाया है, जितना अब तक कवर किया है, उतने में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यदि डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बोलना सबको पड़ेगा, एक दो से काम नहीं चलेगा। बताओ।
नो डाउट सर, नो डाउट। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मेंस में आजकल कुछ भी आ रहा है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, नीचे लिख दीजिए बेटा, 4 6 8 में ये तो है। जब हमने आपके पास कोर्स गेन सॉइल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनर, तो चार तो आपके ये बन गए, GW GP SW SP, चार तो ये बन गए। फिर बात की हमने किसमें, फिर हमने बात की आपके पास यदि 5 से 12 के बीच में होंगे तो क्या बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके ये बन गए, 8 आपके ये बन गए। 4 और 8 कितने हो गए, 12। और जब आपने परसेंटेज फाइनल की बात करी, यदि वो आपके 12% ज्यादा है तो आपके पास ये बनेंगे, कितने, 6 बनेंगे, ये 6 आपके ये बनेंगे। तो सीक्वेंस क्या होगा, 4 का 8 का और 6 का, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, 18 ग्रुप में आप सोयल को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है शेख साहब, अब करो क्वेश्चन जरा, एक क्वेश्चन करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ सॉइल 10 kg, टोटल वेट ऑफ सॉइल 10 kg, 10 किलोग्राम, 10 किलो मेरे पास क्या है, सॉइल है। यदि मैं बात करूं कि 4.75 एम्स की सीव से जो बड़े हैं, जो रिटेन हुए होंगे 4.75 एम की सीव पे, वो कितने हैं मेरे पास, वो आपके 3 kg हैं, 3 kg हैं। पहली बात तो ये। यदि आप बात करेंगे कि लेस देन 75 माइक्रोन, लेस देन 75 माइक्रोन, दैट इक्वल्स टू 3.5 kg, 3.5 kg मेरे पास ये है। ठीक है, तीसरा, लिक्विड लिमिट मेरे पास कितनी है, लिक्विड लिमिट कितना है मेरे पास, 40%। 40% क्या है मेरे पास, लिक्विड लिमिट है। और प्लास लिमिट मेरे पास कितनी है, प्लास लिमिट है मेरे पास 20%। 20% मेरे पास क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, पूछा है आपसे कि बताओ कि कौन सा टाइप की सॉइल होगी। सॉइल इज डेजिनेटेड एज, सॉइल इज डेजिनेटेड एज, सॉइल इज डेजिनेटेड एज। अपने आप करोगे, करो अपने आप, करो जरा अपने आप इसे, बताइए। पहले 2 मिनट अपने आप करने की कोशिश करो, फिर तो मैं करवाऊंगा इसे, मैं तो करवा ही दूंगा।
चलिए, ए लाइन आपका मैं आंसर पूछ रहा हूँ, ए लाइन थोड़ी बतानी है आपको। आज उनकी क्लास नहीं है, उजय सर की नहीं है। देखो, टोटल वेट ऑफ सॉइल की हम बात कर रहे हैं, तो आपका 10 kg है। 4.75 mm की सीव के बारे में बात की हमने। तो ये मेरे पास यदि वो बड़ा है आपके पास 4.75 mm की सीव से, तो आपका 3 kg है। 75 माइक्रोन की सीव से तो 3.5 kg है। इंटरमीडिएट क्ले आया है मेरे पास आंसर। गलत आंसर आया बेटा तुम्हारा। देख सारा जो पढ़ा है उसका मट्टी पलीत कर दिया इन्होंने बालकों में। देखो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ये जो सॉइल है मेरे पास वो ग्रेवल या सैंड है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के बारे में बात की गई है। ठीक है। साथ में आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी दी गई है, मतलब आपको प्लास्टिक चार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा आपको? आपको दोनों पे काम करना। अब हम पहले देखो क्या है, ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे पास क्ले होगा या सैंड होगा या लो कंप्रेसिबल होगा, वो हम तब बात करते हैं जब सॉइल आपकी क्ले सॉइल होती है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि इंटरमीडिएट क्ले होगा, या हम बोल देते हैं हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन में आपको कोर्स फ्रैक्शन दे रखा है पहले। तो जो सॉइल होगी वो तो सैंड होगी या ग्रेवल होगी, क्योंकि जब कोर्स फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इतना इतना सारा आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये है ना कि सॉइल आपकी या तो सैंड होगी या ग्रेवल होगी। अब उसके अंदर कितना फ्रैक्शन आपके सिल्ट का है या क्ले का है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सिल्ट और क्ले का कितना फ्रैक्शन है वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इस चीज को हम चेक करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। यदि मैं बात करूं कि आपके पास 4.75 mm की सीव ये है, और ये आपके पास क्या है, 75 माइक्रोन की सीव मेरे पास ये है। जो आपकी 4.75 mm की सीव के ऊपर रिटेन्ड हुआ वो कितना मेरे पास, वो आपके पास है 3 kg। 3 किलोग्राम आपके पास ये है। जो आपके 75 माइक्रोन से छोटा है वो आपका 3.5 kg है। अब मुझे बताओ, जो आपकी 75 माइक्रोन की सीव पर रिटेन्ड हुआ होगा वो कितना होगा? क्या वो आपका 3.5 kg नहीं होगा? अब सबसे पहले ये चेक करो कि जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर फाइन ग्रेन सॉइल है। आपने कैसे बोल दिया कि लो कंप्रेसिबल क्ले होगी, कैसे बोल दिया हाई कंप्रेसिबल क्ले होगी? पहले तो चेक कर लो कि सॉइल आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो आपको पहले कोर्स फ्रैक्शन पे काम करना पड़ेगा। तो पहले हम परसेंटेज कोर्स फ्रैक्शन पे काम करते हैं। परसेंटेज कोर्स फ्रैक्शन पे काम करते हैं। कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन रिटेन्ड ऑन रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सी। 75 माइक्रोन सी। तो कितना होगा ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 3.5 दैट इक्वल्स टू 6.5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100। तो कितना हो गया? 65% हो। यदि ये आपका 65% हो गया, तो क्या ये वैल्यू आपकी 50 से ज्यादा है, तो सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। दैट इज सॉइल इज कोर्स ग्रेन सॉइल। तो सॉइल क्या होगी? सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या होगी सॉइल? सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। कोर्स ग्रेन सॉइल आपकी हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये समझनी है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है। ये सॉइल जो होगी मेरे पास वो कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसको किसी में? अब बात करेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल तो हमें पता चल गया एक बार। अब सॉइल को ये चेक करना है कि सॉइल आपकी सैंड होगी या फिर आपकी ग्रेवल होगी। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि 3.5 kg यहाँ पे है और आपका 3 kg यहाँ पे है, तो सॉइल बेसिकली आपका सैंड होगी। अब निकाल लेते हैं इसको भी, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिखेंगे परसेंटेज रिटेन या परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन। परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन ठीक है, परसेंटेज ऑफ कोर्स फ्रैक्शन
कोस्ट फ्रैक्शन का ही परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितना होगा 3.5 मेरे पास है, टोटल आपका 6.5 है, इनटू 100 हो गया। क्या ये वैल्यू आपकी 50% से ज्यादा है या नहीं है? 50% से ज्यादा है तो सोइल क्या होगा? सोइल क्या है मेरे पास? सोइल आपकी सैंडी सोइल होगी। सोइल क्या है मेरे पास? सोइल आपकी सैंडी सोइल है। सोइल क्या है मेरे पास? सोइल आपकी सैंडी सोइल होगी। अब बात करें कि कोर्स फ्रैक्शन, अब आपके फाइन फ्रैक्शन की बात भी की जाएगी। बहुत सारे सोइल जो है मेरे पास वो 75 माइक्रोन की सीव से पास हो चुके हैं, तो परसेंटेज फाइनल तो इसके अंदर है। और क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी दे रखी है, तो क्यों ना हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि जो प्लास्टिक लिमिट है और उससे सोइल आपके पास कौन सी है, क्ले है या फिर आपके पास सिल्ट है। अब हम बात करते हैं एज पर द प्लास्टिक चार्ट, एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट। जो आप प्लास्टिक चार्ट से बात करेंगे तो उसमें आप ए लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आईपी, दैट इक्वल्स टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20। ये तो लिखते हैं इसको। अब आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20। इज नॉट 20, दिस इज 40। 40 है, तो क्या मेरे पास ये आपका हो जाएगा 0.73 इंटू 20। 5 एकम 5 6 7, 5 चौक 20, 20 और 3, 5 छंग 30, तो 14.6 हो गया। तो आईपी कितनी होगी? आईपी की वैल्यू आपकी 14.6 हो गई, जो आपने ए लाइन से कैलकुलेट किया, ए लाइन के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, जो आपका आईपी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, आईपी 1 हो गया, ये आईपी 2 हो गया, वो होगा मेरे पास लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो आपका लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट होगा वो कितना होगा मेरे पास? वो आपका हो जाएगा 40 माइनस के 20, दैट इक्वल्स टू 20। तो मतलब आपकी जो ए लाइन है, ये ए लाइन आपके पास 20 से स्टार्ट हुआ और आपका आईपी यहां पे लाई कर रहा है, तो इस ए लाइन की इक्वेशन से क्या आईपी की वैल्यू ऊपर लाई नहीं कर रही है? भाई आईपी 2 बड़ा है आपका, आईपी 2 बड़ा है आईपी 1 से, तो मैंने आपको बताया था 35 और 50। यदि आपकी सॉइल इस ए लाइन से ऊपर लाई कर रही है तो क्या होगा? सॉइल क्ले सॉइल होगा, क्ले सॉइल होगी, क्ले सॉइल पे काम कर रहे हैं। तो वैसे तो सॉइल मेरे पास क्या है? वैसे तो सॉइल मेरे पास सैंडी सॉइल है क्योंकि उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर परसेंटेज फाइनर है, और वो भी किसके? क्ले के। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एस और सी। हम इस सॉइल को बोलेंगे, इस सॉइल को बोलेंगे क्लेई सॉइल। हम यहाँ पे लो कंप्रेसिबल हाई कंप्रेसिबल काम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी 100% क्ले सॉइल नहीं है, बस परसेंटेज फाइनल की बात करने जा रही है। परसेंटेज फाइनल है, इसकी वजह से सिल्ट और क्ले आ रहा है, नहीं होते तो नहीं आता। तो क्या है? क्लेई सैंड है ये। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास? ये जो सॉइल होगी मेरे पास वो क्लेई सैंड होगी। गॉट इट? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, देख लो जरा ध्यान से। कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ इसमें। बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? को लिख दो जल्दी जल्दी। समझ में आया कैसे काम करते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफी कम है, मेंस में ही इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं कुछ आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब कई बार बोलते हैं ना लोग कि आपको फील्ड में जाके भी टेस्ट करने पड़ेंगे ना, इसको हम बोलते हैं इन सीटू टेस्ट करने पड़ेंगे। अब जब हम फील्ड में चेक करते हैं तो हम कई बार आपको विजुअल इंस्पेक्शन करके
चेक कर लेते हैं किस टाइप की सॉइल मेरे पास है या नहीं है। देखो ध्यान से, यदि मैं आपके पास विजुअल इंस्पेक्शन की बात करूं, यदि मैं आपको एक सॉइल उठा के लाऊं और चेक करूं कि उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, तो दैट इज कॉल्ड द विजुअल इंस्पेक्शन। हम इसके अंदर विजुअलाइज करते हैं। तो यानी इट इज कैरिड आउट द विद रिस्पेक्ट टू साइज, एंगुलरिटी, ग्रेडिंग एंड टेक्सचर। ठीक है, तो क्या होता है मेरे पास, जो सॉइल है उसके साइज की बात की जा रही है, उसकी एंगुलरिटी के बारे में बात की जा रही है, उसकी ग्रेडिंग के बारे में बात की जा रही है, उसके टेक्सचर के बारे में बात की जा रही है। तो उन सॉइल को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उनके पर्टिकुलर शेप साइज को हम आंखों से देख सकते हैं। जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और उनके पर्टिकुलर साइज पे काम कर सकते हैं, वही आपकी विजुअली आइडेंटिफाई हो पाएंगी। और ऐसी कौन सी सॉइल हैं जो आपकी विजुअली आइडेंटिफाई हो पाती हैं? दैट इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल को आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि है वो एज अ एग्रीगेट प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। आप इंडिविजुअल पार्टिकल को कहां ढूंढते फिरोगे? लेकिन यहां पे आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे काम कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन जरूरी है। दूसरा होता है डायलेटेंसी टेस्ट। डायलेटेंसी टेस्ट जो हम करते हैं वो बेसिकली आपके फाइन सैंड में फाइन सैंड में फाइन सैंड में या फिर सिल्ट में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायलेटेंसी मतलब ये होता है कि आपकी सोइल के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको हम डायलेटेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपकी सॉइल के अंदर पानी को डाल देते हैं और ये चेक करते हैं कि जैसे हमने सॉइल के अंदर पानी को डाला और उसको कंप्रेस किया, यदि पानी एकदम से बाहर आ जाता है तो सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। क्योंकि क्या होता है, वो पानी को रिटेन नहीं कर पाता है, उसके वॉइड्स बड़े हैं, वॉइड्स बड़े होंगे तो पानी तुरंत बाहर आएगा। यदि ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती, क्या होती, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आपके जो वॉइड्स हैं वो छोटे छोटे वॉइड्स हैं। आपने उसके अंदर पानी को डाला, आप उसको शेकिंग करके कंप्रेस कर रहे हैं तो पानी बाहर नहीं आ पाएगा, तो डायलेंसी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, easily appearance or disappearance of water represent as a silt, while so appearance disappearance represent the clay soil। मतलब कि ऐसा है, देखो ये बोतल ले लो, ये बोतल ले लो और मान लो ये रबड़ की बोतल है आपके पास। किसकी बोतल है? ये रबड़ की बोतल है, रबड़ की बनी हुई है। और ये ट्रांसपेरेंट बोतल है, इसमें आपने क्या किया, सिल्ट भर दिया और एक में क्ले भर दिया। सिल्ट में आपने पानी भरा, पानी उसके वर्ड्स में जाएगा। अब इसको आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे आप कंप्रेस करेंगे तो पानी ऊपर आ गया, आपने इसको छोड़ा, पानी नीचे चला गया। तो आप समझ जाना कि इसके अंदर डायलाटेंसी का फिनोमिना है। ये जो डायलाटेंसी का फिनोमिना होता है ये सैंड और फाइन सैंड और सिल्ट के अंदर होता है। अब आपने क्या किया, सॉइल ली और क्ले सॉइल डाल दी इसके अंदर। अब क्ले सॉइल के अंदर आप पानी डाल रहे हैं और उसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, पानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या है, ये एक्वा क्लूड है। ये पानी को रिटेन कर लेते हैं और एक बार जब पानी इसके अंदर जाएगा तो बाहर निकालना मुश्किल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई कंडीशन ये रहेगी, इसलिए हम बोलते हैं डायलाटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं टफनेस। और आपको पता है टफनेस जब भी हम चेक करते हैं वो हम प्लास्टिक लिमिट से चेक करते हैं। रेजिस्टेंस टू मोल्ड, जिनको हम आराम से मोल्ड बना सकते हैं वो आपके टफ होंगे, जिनको हम नहीं बना सकते हैं वो आपके टफ नहीं होंगे। दूसरा, हम इसके अंदर एक टेस्ट कर सकते हैं, इसका नाम होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को चेक करने के लिए हम आपकी प्लास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, WP निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 3mm का डाया बनाएंगे, उसको क्रैम्बल करेंगे और जितने वाटर कंटेंट पे इसका क्रैम्बलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी को हम टफनेस या प्लास्टिसिटी के नाम से जान जाएंगे। दूसरा, ड्राई स्ट्रेंथ। सिल्ट के अंदर ड्राई स्ट्रेंथ नहीं होती है, आप उसको उठाएंगे क्रश हो जाएगा, क्ले क्रश नहीं होता है, इसकी बात की जाएगी तो इसको बोलते हैं ड्राई स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ। दूसरा, ऑर्गेनिक कंटेंट और कलर को यदि आपको फील्ड में विजुअलाइज करना है तो कैसे करेंगे, इसको फील्ड में विजुअलाइजेशन ऐसे किया जाता है, यदि आपकी सॉइल के अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही है तो आप समझ जाना कि इनऑर्गेनिक सॉइल है। यदि सॉइल का कलर डार्क है और उसके अंदर स्मेल आ रही है, पंजेंट स्मेल आ रही है इसके अंदर, तो आप समझ जाना सॉइल के अंदर बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हुआ है। और जब इसके अंदर बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हुआ होगा और पंजेंट स्मेल आई होगी तो सॉइल आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होगी। क्या होगी, ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी होते हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कोर्स ग्रेन सॉइल को हम आराम से देख सकते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल को हम आराम से देख सकते हैं। अब क्या होता है, अब हम एम्बैकमेंट बनाते हैं। अब एम्बैकमेंट हम ऐसा बनाएंगे ना, अब एम्बैकमेंट के जो सेंटर पोर्शन होता है, सेंटर पोर्शन, उसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और जो आपका ये साइड वाला पार्ट है, साइड वाला, इसको हम शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। जब भी आपके पास डैम बना होगा या एम्बैकमेंट बना होगा तो उसको ऐसे बनाया जाता है। ड्राई स्ट्रेंथ इज मोर, क्ले फ्रैक्शन इज मोर। हाँ जी, बता देता हूँ, ये बताना तो पड़ेगा ही जब आया सामने तो। देखो, जब हम आपके पास एम्बैकमेंट की बात करते हैं या हम आपके पास किसी भी डैम को बनाते हैं, तो डैम के पहले कोर पार्ट को बनाया जाता है, फिर उसके शेल पार्ट को बनाया जाएगा। तो जो आपके पास ये कोर पार्ट होगा, क्या उसके अंदर भी सोयल को यूज किया जाएगा? हाँ, सोयल तो यूज किया ही जाना है, या तो आप उसके सबग्रेड में करो या उसकी बॉडी में करो। मान लो आपका अर्दन डैम है, मिट्टी का बना हुआ डैम है। यदि हम अर्दन डैम की बात कर रहे हैं तो हम या तो कोर पार्ट पे काम करेंगे या हम आपके शेल पार्ट पे काम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट आपका लिखा हुआ है बेस्ट सोइल फॉर होमोजीनियस रोल्ड एम्बैकमेंट डैम। यदि आपका होमोजीनियस है और रोल्ड एम्बैकमेंट डैम है तो सबसे जो बेस्ट सोइल होती है वो क्लेई ग्रेवल होती है। ये क्या होता है? क्लेई ग्रेवल होती है। क्या होगा मेरे पास? वो आपकी क्लेई ग्रेवल है, क्लेई ग्रेवल है। ये आपके पास क्या होगी? क्लेई ग्रेवल होगी। अब आप बोलोगे सर क्ले ग्रेवल क्यों यूज करते हैं? ग्रेवल आपके डैम को, आपके एम्बैकमेंट को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि क्या है, ये एग्रीगेट प्रॉपर्टी की तरह डिस्क्राइब करेगा और स्ट्रेंथ देगा। दूसरा, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के अंदर पानी रिटेन हो जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होगा? सडन ड्रो डाउन कुछ नहीं होगा, सडन इसके अंदर कोई भी कॉम्पैक्शन नहीं होगा। यदि कोई भी कॉम्पैक्शन या सडन ड्रो डाउन इसके अंदर नहीं हो पा रहा है तो आप समझ जाना कि जो सॉइल मेरे पास यहाँ पे रहेगी वो हम क्ले ग्रेवल सॉइल को यूज करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेंथ और साथ में दूसरा क्या? बॉडी की स्ट्रेंथ। और ऐसे सॉइल को हम यूज करिए जिसके अंदर आप पानी को रिटेन कर सकते हैं, जिसके अंदर टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन हो पाए, एकदम से कोई सेटलमेंट ना हो। और इतना बड़ा एम्बैकमेंट बनाया, धड़ाम गिर जाएगा यदि आपने सैंड को यूज कर लिया तो। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बेस्ट सॉइल फॉर द कोर ऑफ अर्दन डैम। यदि आप कोर ऑफ अर्दन डैम की बात करते हैं तो हम इसके अंदर ग्रेवल को यूज करते हैं, लेकिन जो ग्रेवल होंगे वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होंगे। क्यों भाई? वेल ग्रेडेड ग्रेवल का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो ये पानी को इसके कोर में नहीं जाने देंगे। यदि डैम के या एम्बैकमेंट के कोर में पानी गया तो क्या करेगा? ये बाद में सस्पेंशन बनाएगा और बह जाएगा पानी के साथ में। तो कभी भी कोर पार्ट कभी बहता नहीं है। हमेशा डैम या एम्बैकमेंट का ये वाला पार्ट बहने की चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन कोर वाले पार्ट बहुत कम बहता है। इसलिए क्यों? तो क्या करते हैं हम इसको जो बनाते हैं वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल से बनाते हैं। ग्रेवल इसको स्ट्रेंथ देता है, पानी को रोकता है, और तीसरा, पानी चला भी गया ना तो बाहर निकल जाएगा इजीली, क्योंकि हमने इसकी ग्रेडिंग ऐसी कर रखी है, इसलिए हम इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल के नाम से जानते हैं। अब जो क्या है, यदि आपकी सॉइल के अंदर सीपेज इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मान लो क्या है कि आपके कोर वाले पार्ट में कुछ पानी चला भी गया और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्ले की जगह सिल्ट को भी यूज कर सकते हैं। सिल्ट आपका सस्ता आएगा, क्ले महंगा आएगा, तो क्या है, आप इसको सिल्ट को यूज करते हैं। लेकिन जहां पे सीपेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सीपेज पे आपको काम करना पड़ेगा। सीपेज क्या होता है? पानी का मूवमेंट थ्रू द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, और एक प्रेशर के साथ जो बनता है उसी को हम सीपेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो सीपेज होगा क्या होगा, इसको हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाइयों, ध्यान रखें इस बात को। तीसरा हम बात करते हैं बेस्ट सोइल फॉर द फाउंडेशन व्हेन द सीपेज इज इंपॉर्टेंट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल को यूज करेंगे। तीसरा, बेस्ट सोइल फॉर द रोड सरफेसिंग। अब रोड सरफेस बना रहे हैं आप, तो रोड सरफेस में सबसे अच्छी रोड वही होगी जिसके अंदर कोई भी सेटलमेंट आपका सडन ना हो। मान लो कल को आपने कोई रोड बनाई, अब मान लो ये हमारे ऑफिस के बाहर है ना एक्सप्रेसवे है, अब जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया उसमें यदि मैंने मिट्टी आपकी सैंडी सॉइल यूज कर ली तो उसके अंदर तो क्या होगा? सडन ड्रो डाउन हो जाएगा कभी भी, है ना, एयर वॉइड्स कहीं से आया दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो क्ले सॉइल होती है
उसके अंदर टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है। तो यदि कोई सेटलमेंट होगा भी तो हम उसको देख लेंगे, हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन यदि एकदम से हो गया तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर क्रैक बन जाएंगे, इसके अंदर कहीं भी अनड्यूलेशंस बनेगा, उनको हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं भैया कि आप यदि सरफेसिंग कर रहे हैं या फिर रोड सरफेसिंग कर रहे हैं तो आपको ग्रेवल, ग्रेवल क्या बनेगा, ग्रेवल आपको हमेशा स्ट्रेंथ देगा, और जो क्ले है वो क्या करेगा, वो क्ले आपकी सॉइल की जो सेटलमेंट प्रॉपर्टीज है, जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है, वो हमेशा बना के रखेगा। ठीक है, क्या होता है, इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल बॉन्ड होता है क्ले के अंदर, तो स्ट्रेंथ ज्यादा आती है सैंड से और सेटलमेंट भी कम आएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट, चलिए, यहीं पे आपका जो चैप्टर है खत्म होता है, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। कल हम जो करेंगे वो करेंगे क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स करेंगे और कॉम्पैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्पैक्शन करेंगे, इसका क्यूपीएस मैं आपको दे दूंगा आज, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, क्यूपीएस आपको मिल जाएगा। क्यूपीएस आपको मिलेगा किसका, आज मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मिलेगा, 2, मतलब थर्ड होगा वैसे तो ये, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और दूसरा मिल जाएगा आपको क्ले मिनरल्स का, क्ले मिनरल्स। इन दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, आज करना है। कल आपकी जो क्लास है, कल सैटरडे है, कल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कल कोई नई क्लास नहीं होगी। आप सोचोगे थ्योरी पढ़ेंगे, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम जितना हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 यूनिट पढ़ लिए, ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर रिलेशनशिप एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इन सभी के क्वेश्चन हम कल करेंगे जो मैंने आपको दिए हैं, तो सब आप प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से पढ़ के आना और क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि मैं साथ में भी आपको क्वेश्चन लगा दूं, बट उससे आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी। आपने अभी कुछ पढ़ा, आपने आंसर दे दोगे उसका, लेकिन जब आप सब कुछ पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा, तो रिटेन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए साथ में क्वेश्चन नहीं लगवाता हूँ मैं आपको कभी भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बाद में लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूंगा क्लास का। तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।